बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझेंगे, एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इस एक्ट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी एग्जाम। सो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, क्योंकि आप सबको पता है 2000 के अंदर इसको बनाया गया है ना, 2000 के अंदर आया। आप सबको पता है डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है ना, काफी चीजें जो है बदल गई हैं टाइम के साथ। पहले हम बुक से पढ़ते थे, आजकल हम लैपटॉप से मोबाइल से पढ़ रहे हैं। पहले हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को साइन करते थे, आजकल हम डिजिटली डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिजिटल सिग्नेचर का भी यूज करते हैं। पहले हम मार्केट में जाके शॉपिंग करते थे, कुछ लेके आते थे, आजकल हम घर बैठे ही ऑनलाइन सारी चीजें परचेज कर लेते हैं। चाहे अमेजन से लैपटॉप खरीदना हो या आईफोन खरीदना हो, ब्लिंकिट से कोई चीज ऑर्डर करनी हो या जेप्टो से कोई चीज आपको ऑर्डर करनी हो, सब कुछ आप इजी हो गया है ना। मतलब टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया सारी चीजें। इनवॉइस भी आपको मिल जाता है ना, ई इनवॉइस भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इनवॉइस भी आपको दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ तो चाहिए था, है ना। तो वो लॉ हमारा बन गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। जी हाँ, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये रेगुलेट करता है जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली किसी डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हैं, है ना, इन सारी चीजों को रेगुलेट करता है ये। देखिए ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं तो दिस एक्ट इज क्रिएटेड टू लीगली रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शंस डन इलेक्ट्रॉनिकली। यही है सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इस एक्ट को बनाने का, कि जितनी भी ट्रांजेक्शंस हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है ये एक्ट। राइट, ये कवर करता है जितने भी आप एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांजेक्शंस कर रहे हो हैपनिंग थ्रू, चाहे आप कंप्यूटर से कर रहे हो, चाहे आप स्मार्टफोन से कर रहे हो, या किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर रहे हो, चाहे उसके अंदर ईमेल हो, डिजिटल फॉर्म हो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हो। राइट, इन सबको ये रिकॉग्नाइज करता है, सबको रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। प्रीवियसली जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे या ट्रांजैक्शंस थे वो फिजिकल मोड में किए जाते थे, पेपर बेस्ड होते थे, है ना। बट दिस लॉ अलाउज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट टू बी एज वैलिड एज पेपर वन। जैसे आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हो, बिल्कुल श्रीधर आपने बिल्कुल सही कहा, सेक्शन 65A एंड 65B। तो जो पहले इस एक्ट के आने से पहले जो एक पेपर, जो एक फिजिकल पेपर होता था, जो उसकी वैल्यू होती थी, वही इस एक्ट के आने के बाद जो डिजिटली कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी भी सेम वैल्यू है। तो डिजिटल एविडेंस और आपका फिजिकल एविडेंस दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं। और इस एक्ट का मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इस एक्ट का एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है कि ये रिकॉग्नाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की हो, चाहे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हो, चाहे आपने अमेजोन से लैपटॉप ऑर्डर किया हो और ई इनवॉइस आपके पास आया हो, उन सबको ये रिकॉग्नाइज करता है। उनको आप एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। राइट, वाई वॉज दिस एक्ट रिक्वायर्ड, क्यों हमें इस एक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आईटी एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हम सबको पता है कि 2000 के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हम कहें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, काफी चीजें बहुत रैपिडली चेंज हुई हैं, चाहे उसके अंदर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक भी आपका 2008-9 के आसपास आया, काफी सारी चीजें जो है डिजिटलाइज हो गई है ना। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बिकमिंग सेंट्रल टू बिजनेस, आजकल जितने भी बिजनेस हो रहे हैं सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, एवरीडे लाइफ में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। देयर वाज अ नीड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स, जिसको हम ईमेल बोले, डिजिटल सिग्नेचर बोले, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स बोले, लीगली एक्सेप्टेबल। मतलब इस एक्ट की वजह से लोगों को थोड़ा सा विश्वास होना हुआ, स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई इन चीजों को भी हम जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर किसी ने गूगल पे से पैसे भेजे हैं तो उसको भी हम उतना ही रिकॉग्नाइज करेंगे जितना हम किसी को कैश देते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ देखिए दोबारा से वही बात घूम फिर के आ रही है कि इस एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि सारी चीजें जो हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो गई थी। चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे गवर्नमेंट की वर्किंग की बात करें, चाहे हमारी डे टू डे लाइफ की हम बात करें, स्मार्टफोन जब से आए हैं, इंटरनेट जब से आया, सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। तो इसलिए हमें इस एक्ट की जरूरत पड़ी सो डेट हम इन सारी चीजों को लीगली एक्सेप्ट कर सके। राइट, एग्जाम्पल देखिए, अर्लियर इफ यू हैड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर भरते हो, आप नहीं भरते हो तो आपके फादर साहब भरते होंगे, तो आपको एक फिजिकल फॉर्म जो है फॉर्मेट उसमें सबमिट करना पड़ता था। बट अब क्या है, अब डायरेक्टली आप गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि आईटी एक्ट ने हमें उन चीजों को लीगली एक्सेप्ट करना
सिखाया है, समझाया है और रेगुलेट किया है और उसको रिकॉग्नाइज किया है। ऑल क्लियर? आईटी एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों आईटी एक्ट को बनाया गया, से यस और नो इन दी चैट बॉक्स। सबको क्लियर हो गया है? वेरी ग्रेट। चलिए, तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है कि आईटी एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था। अब व्हाट डज दिस एक्ट स्पेसिफिकली अलाउ, क्या किन चीजों के बारे में स्पेसिफिकली ये एक्ट बात करता है और किन चीजों को अलाउ करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जी हाँ, ई कॉमर्स समझते हो। ई कॉमर्स के अंदर आपका अमेजन, अमेजन से आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट है आपका, है ना, जेप्टो है आपका, राइट, ब्लिंकेट है आपका, ये सारी ई कॉमर्स है। इन सबको इसने लीगलाइज किया कि आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो और ट्रांजैक्टिंग इलेक्ट्रॉनिकली भी आप कर सकते हो, पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, राइट। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पे आप ऑनलाइन जाके कोई भी चीज परचेज कर सकते हो। जैसे अगर आपको लैपटॉप परचेज करना है तो आप अमेजन से लैपटॉप परचेज कर सकते हो, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, है ना। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होगा और जो पेमेंट रिकॉर्ड होगा उसकी सेम लीगल वैलिडिटी होगी जैसे कि एक फिजिकल इनवॉइस की होती है, फिजिकल बिल की होती है। तो इसको इसने अलाउ किया, आईटी एक्ट ने अलाउ किया कि हम इन सारी चीजों को लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं, लीगली एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड अगर मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आईटी एक्ट ने इस चीज को भी यहां पे लीगली रिकॉग्नाइज किया। क्या आईटी एक्ट ने क्या कहा, हमें अलाउ किया कि यू कैन सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिजिटली टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने देखा होगा आप जब भी कोई भी फॉर्म फिल करते हो या किसी कॉलेज में कभी एडमिशन लिए होगी तो ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, स्कैन कॉपी आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, वोटर आईडी की। वो कैसे कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने एक्सेप्ट किया है, अलाउ किया है, लीगली रिकॉग्नाइज किया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके फिजिकल फॉर्म में है आप उनको डिजिटली भी गवर्नमेंट पोर्टल्स के ऊपर आप सबमिट कर सकते हो जहां जहां रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। एग्जांपल जैसे अप्लाइंग फॉर ए पासपोर्ट और ड्राइवर्स लाइसेंस ऑनलाइन बाय अपलोडिंग स्कैन्ड कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो आजकल, पहले ऑफलाइन जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स लेके, फिजिकली डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता था, नहीं, बट अब क्या है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर देते हो। ये आईटी एक्ट ने यहाँ पे हमें अलाउ किया है। तो दो चीजें, पहले ई कॉमर्स, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अलाउ किया है। एंड थर्ड अगर मैं बात करूं तो ये कहता है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूएन मॉडल लॉ। जी हाँ, आपने आईटी एक्ट थोड़ा बहुत भी कभी पढ़ा है तो पूरा का पूरा एक्ट जो है हमारा यूनाइटेड नेशन का जो मॉडल है, मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसके ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है, राइट। सो ये एक्ट फॉलो करता है मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन। पर्पस क्या है? अगेन, adopting the international standard is to ensure that India's law align with international practices. It makes international electronic transactions smoother and more uniform globally. तो पर्पस सिंपल सा है कि जो यूएन का मॉडल है विद रिस्पेक्ट टू दिस आईटी एक्ट, है ना, उसी के अलाइंड हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी ड्राफ्ट किया जाए सो डेट हम ग्लोबली जो है इन सारी चीजों को यूनिफॉर्म रख सके, राइट। नाउ अमेंडमेंट्स, जी हाँ, 2000 में जब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया तो कुछ एक्ट्स थे जिनके अंदर अमेंडमेंट हमें करनी पड़ी। जैसे इंडियन पिनल कोड के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, साइबर फ्रॉड वगैरह के रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स की। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमें अमेंडमेंट करनी पड़ी। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई सो डेट हम इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इनकॉर्पोरेट कर सके। बैंकिंग रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग हमारी ई स्टेटमेंट देखते हैं, माना कितने पैसे कटे हैं, क्या हुआ है, या एटीएम से पैसे निकालते हो तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आता है, उन सबको लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए, इसलिए इन सारे एक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए। और आपने देखा भी होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 65A 65 भी 2000 के अंदर ही उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। आईटी एक्ट उस चीज के बारे में बात नहीं करता कि किसकी परमिशन लेनी है किसकी नहीं लेनी है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल क्या है अमेंडमेंट के? प्रीवियसली जो बैंक स्टेटमेंट होती थी, जो पेपर के ऊपर आप प्रिंट करते थे, उसको कोर्ट में एज एन एविडेंस माना जाता है, बट अमेंडमेंट करने के बाद आफ्टर दिस एक्ट इवन अ डिजिटल साइंड इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट इज इक्वली वैलिड एविडेंस। जो ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट निकलती है वो भी उतनी ही वैलिड है, उतनी ही एक्सेप्टेड है जितनी हम एक फिजिकल जो आपकी बैंक की पासबुक होती है उसको मान्यता देते हैं। पर्पस क्या है एक्ट का? एक्ट प्रमोट करता है किन चीजों को? कन्वीनियंस,
ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। लीगली एम्पावर करता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स को, सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस फॉर बिजनेस, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स। सो घुमा फिरा के बात एक ही निकल के आ रही है बार बार कि आईटी एक्ट जो है लीगली रिकॉग्नाइज करता है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस हो रही हैं उनको, राइट। देखिए नंबर 1 कहता है इस एक्ट का नाम क्या होगा, इस एक्ट का नाम होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का ये एक्ट है जिसको आईटी एक्ट ऑफ 2000 भी हम कहते हैं। एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन पूरे इंडिया के ऊपर, एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर ये एक्ट आपका जो है लागू होता है। यहां तक कि कुछ ऑफेंसेस, सर्टेन ऑफेंसेस या वॉयलेशन अगर कमिट किए जाते हैं आउटसाइड इंडिया बाय एनीवन, अगर वो अफेक्ट करते हैं इंडिया के अंदर बैठे हुए किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को, तो ये वहां पे भी अप्लाई होता है। मतलब इस एक्ट की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन भी है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक हैकर जो है किसी दूसरी कंट्री में बैठ के हैक करता है इंडियन बैंक की वेबसाइट को और कस्टमर्स का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लेता है, तो ये एक्ट अगर देखें तो फॉरेन कंट्री में हुआ है, लेकिन आईटी एक्ट फिर भी अप्लाई करेगा क्योंकि हैकर को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अंडर इंडियन लॉ, क्योंकि उसने जो टारगेट किया है वो रिसोर्स इंडिया में बेस्ड है। तो सेक्शन 1 क्लियर। कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 17 अक्टूबर, जी हाँ ये वाली डेट आपको याद रखनी है, 17 अक्टूबर 2000 को ये एक्ट जो है आपका कमेंसमेंट में आया था। सिंपल सी बात है, 17 अक्टूबर 2000 को ये एक्ट जो है आपका कमेंसमेंट में आया था। आप देखेंगे वहां पे लिखा भी हुआ है, एक्सक्लूड करता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को और कुछ ट्रांजेक्शन्स को जिनके ऊपर आईटी एक्ट आपका अप्लाई नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, साफ साफ कहा गया है कि आईटी एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा कुछ टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो स्पेसिफिकली हमने फर्स्ट शेड्यूल, जो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन किए गए हैं, उनके ऊपर जो है आपका आईटी एक्ट नहीं लगता। वहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में बात की गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बात की गई है, तो उनके ऊपर स्पेसिफिकली आपका आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। क्लियर बेटा। नोटिफिकेशन एंड पार्लियामेंट स्क्रूटनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये आ गया। ये डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज है डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन एक्सेस की है। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज के अंदर एंट्री करना, है ना, गेनिंग एंट्री इनटू, कम्युनिकेटिंग विद, या किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, राइट, उसको कहते हैं हम एक्सेस, उसको एक्सेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर आप लॉग इन करते हो अपनी ईमेल आईडी, है ना, या फेसबुक अकाउंट, सो आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेस कर रहे हो। क्लियर है? एक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। एक्सेस का मतलब क्या होता है? गेन करना एंट्री, राइट, गेनिंग करना एंट्री, कम्युनिकेट करना। जब आप किसी से चैट कर रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू, आप किसी को मैसेज कर रहे हो, है ना, फोन से, कंप्यूटर से, इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं एक्सेस। ये भी एक्सेस है, कम्युनिकेट करना, गेन करना, इंस्ट्रक्ट करना, है ना। अगर आप वॉइस कमांड यूज कर रहे हो अपने फोन को वॉइस असिस्टेंट पे डाल के, जैसे आप आईफोन यूज करते हो तो आप बोलते हो हे सीरी व्हाट्स द टाइम, हे गूगल, राइट, ओके गूगल, ये क्या है? ये एक्सेस है। एक्सेस काफी डिफरेंट मोड से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल को उठाते हो, उसमें आप पासवर्ड डालते हो, वो भी एक्सेस कर रहे हो आप। ओके गूगल बोल रहे हो, हे सीरी बोल रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो भी एक्सेस कर रहे हैं। आप किसी को व्हाट्सएप लॉग इन करके मैसेज कर रहे हो, वो भी एक्सेस कर रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें क्या एक्सेस है। तो ये डेफिनेशन जो है आपकी हेडिंग बेस्ड याद रखनी है, राइट। डेफिनेशन नंबर बी, एड्रेसी। एड्रेसी क्या होता है? मैं सारी डेफिनेशंस आपको बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेशंस अगर समझ में आ गई तो पूरा आईटी एक्ट समझ में आ गया। देखिए एड्रेसी का मतलब क्या होता है? एड्रेसी सिंपली एक वो पर्सन इंटेंडेड टू रिसीव एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और रिकॉर्ड, जिसके पास वो जा रहा है मैसेज, जिसके पास जो वो मैसेज आ रहा है। सपोज एग्जांपल अगर मैं लूं, अमन ने क्या किया, अमन ने ईमेल सेंड की डायरेक्टली किसको? प्रिया को, ठीक है। तो प्रिया क्या है? प्रिया एड्रेसी है हमारी। एड्रेसी समझ में आ गया? एड्रेसी कौन होता है? ये कुछ कीवर्ड समझ लो बेटा, पूरा आईटी एक्ट समझ में आ जाएगा। एड्रेसी समझ में आ गया? आपने व्हाट्सएप पे अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज डाला, है ना, जिसको आप मैसेज भेज रहे हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है चाहे बॉयफ्रेंड है, वो एड्रेसी है, जिसको आपने एड्रेस किया, जिसको आपने एड्रेस किया। इसके अंदर इंटरमीडिएटरी को हम इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएटरी मतलब जो बीच में आपका मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। जैसे व्हाट्सएप आपने यूज किया अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को मैसेज करने के लिए, तो व्हाट्सएप जो है
वो इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है, वो बिचौलिया है, वही आपका मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एड्रेसी की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, राइट। एक्सक्लूजन ऑफ इंटरमीडिएटरी, अमन ने सेंड किया ईमेल प्रिया को थ्रू जीमेल, सो जीमेल जो है हमारा वो इंटरमीडिएरी है। दो चीजें मैंने समझा दी, एड्रेसी क्या होता है और इंटरमीडिएरी क्या होता है ना। इंटरमीडिएटरी बिचौलिया, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि आप मैसेज अपना यहां से वहां भेज सकते हो, ठीक है, क्लियर। ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे आपने कोई ऑर्डर किया अमेजन पे, अमेजन सेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बाय ईमेल, है ना, तो आप एड्रेस ही हैं, क्योंकि आपके पास रिसिप्ट आ रही है ना, आप एड्रेस ही है, क्लियर। एड्रेस की डेफिनेशन क्लियर होगी है, एक्सेस की क्लियर होगी है, सबको क्लियर है एड्रेस एंड एक्सेस की डेफिनेशन। चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की, 21C। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या होता है, इन्होंने साफ कहा है, जिसको हम सेक्शन 46 में अपॉइंट करते हैं। सेक्शन 46 में हम पढ़ेंगे। देखिए, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑफिसर जिसको सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 में अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, स्पेशल ऑफिसर होता है, जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्पेसिफिकली हैंडल करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सेटल करने के लिए डिस्प्यूट ऑफेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड होते हैं, ब्रीचेस से रिलेटेड होते हैं अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट। सो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आएंगे, अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पढ़ोगे, डिजिटल सिग्नेचर पढ़ोगे, वहां पे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, देखिए क्या कहता है ये, डी वाली जो डेफिनेशन है, समझिए इसको क्या कहता है। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब होता है यूज करना एक सर्टेन मेथड या एक प्रोसीजर टू डिजिटली ऑथेंटिकेट, कंफर्म करना किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, कि ये ऑथेंटिकेट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। एग्जाम्पल भी दूंगा। ये कंफर्म करता है जिस पर्सन ने साइन किया है डॉक्यूमेंट को, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली एग्री कर रहा है विद और एक्सेप्ट कर रहा है कि उस रिकॉर्ड के अंदर जो कंटेंट है वो ट्रू है और वैलिड है। सिंपल टर्म्स में अगर बताना चाहूं, साइन जब आप करते हो एक डॉक्यूमेंट को फिजिकली, है ना, यहां पे डिजिटली हो रहा है बस। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फिक्स करते हो। जैसे फिजिकली आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते हो ना, उस डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट लीगल है, मेरे सिग्नेचर हो गए इसके ऊपर। उसी प्रकार से डिजिटल रिकॉर्ड को, डिजिटल सिग्नेचर को या डिजिटल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स करते हो। डिजिटल सिग्नेचर ऑन पीडीएफ, आजकल आपने देखा हुआ है, अगर मैं एग्जांपल लूं, प्रिया जो है सेंड करती है ऑफिशियल एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली भेजती है अपने बिजनेस पार्टनर अमन को, है ना, वो डिजिटली साइन करती है पीडीएफ डॉक्यूमेंट को, सर्टिफाइड डिजिटल सिग्नेचर को यूज करते हुए। ये क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है और कम्स फ्रॉम हर एंड हैज नॉट बीन अल्टर्ड। सिग्नेचर का मतलब ये होता है जी, डिजिटल सिग्नेचर हम कह सकते हैं वो काइंड ऑफ डिजिटल सील होती है, ठीक है। ये एक्ट जो है डिजिटल सिग्नेचर को अप्लाई करने का, ये होता है अफिक्सिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर को अप्लाई करना किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्लियर। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट के ऊपर, है ना, डिजिटल रिकॉर्ड के ऊपर आप अगर अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को लगा रहे हो तो उसको बोलेंगे अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल लो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का, क्या कहती है, व्हेन यू अप्लाई फॉर ए पासपोर्ट ऑनलाइन, जब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो, है ना, यू आर आस्क्ड टू ऑथेंटिकेट योर एप्लीकेशन यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, आधार बेस्ड ई सिग्नेचर। आधार वेरिफिकेशन मांगा जाता है नंबर ऑफ टाइम, आप कोई भी चीज भर रहे हो, पासवर्ड वगैरह डाल रहे हो या कहीं लॉगिन कर रहे हो, तो आधार वेरिफिकेशन मांगा जाता है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवाते हो, वहां पे भी आधार वेरिफिकेशन आपसे मांगा जाता है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए भी आप जो है अफिक्स कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को एज एन आधार डॉक्यूमेंट, राइट। सो दिस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस काउंट्स एज अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इसको भी हम अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोलते हैं।
नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। इस डेफिनेशन को भी समझना बहुत जरूरी है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। देखिए, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो एक सिक्योर डिजिटल सिस्टम है जो दो डिफरेंट कीज को यूज करता है जिनको हम की पेयर बोलते हैं। समझिए, ये सारा का सारा जो है कंप्यूटर इंजीनियर जो करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, उसका कंसेप्ट है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एक सिक्योर डिजिटल सिस्टम है जो यूज करता है दो डिफरेंट कीज जिनको हम की पेयर बोलते हैं, राइट। और उस की पेयर के अंदर क्या होती है, एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। प्राइवेट की सीक्रेट होती है, नॉन ओनली टू दी सेंडर, भेजा जो भेजता है उसी को पता होती है। पब्लिक की अवेलेबल होती है पब्लिकली वेरिफिकेशन करने के लिए कि भाई हाँ, ये डिजिटल सिग्नेचर उसी व्यक्ति के है या नहीं है, राइट। इन दिस सिस्टम प्राइवेट की यूज की जाती है डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए पेन ड्राइव में होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। अदर पार्टी के पास पब्लिक की होती है, वो पब्लिक की यूज करते हैं एनीवन वेरीफाई करने के लिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जेन्युइन है या नहीं है, राइट। आप भी बनवा सकते हो। ऐसा होता है डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव में दिया जाता है आपको, ये कंप्यूटर में लग जाती है ना, पेन ड्राइव की तरह ही होती है ये बेसिकली। और फिर आप इससे अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है लगा सकते हो, राइट। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे आप फिजिकली साइन करते हो उसी प्रकार डिजिटल सिग्नेचर साइन किए जा सकते हैं। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम सिक्योर डिजिटल सिस्टम होता है जो दो डिफरेंट कीज को यूज करता है जिनको हम एक को प्राइवेट की बोलते हैं, एक को पब्लिक की बोलते हैं। प्राइवेट की आपके पास होती है डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए, पब्लिक की उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करती है जो पब्लिकली अवेलेबल रहती है, राइट। इस सिस्टम को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट नॉट आइडेंटिकल कीज, वन प्राइवेट एंड वन पब्लिक, इसीलिए एसिमेट्रिक बोला जाता है कि दो डिफरेंट कीज को ये जो है अपने साथ लेके चलता है, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। क्लियर बेटा? चलिए, एसिमेट्रिक क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया। डेफिनेशन अच्छे कर लो, बाकी तो हो जाएगा। आइए, एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिया, सपोज करण wants to send digitally signed contract to कीर्ति, है ना। तो करण यूज करेगा प्राइवेट की को जो सिर्फ उसी के पास है, डिजिटली साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को ऑथेंटिकेट कर देगा। कीर्ति जब भी रिसीव करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज करेगी करण की पब्लिक में जो अवेलेबल पब्लिक की है वेरीफाई करने के लिए कि वो करण के सिग्नेचर है या नहीं है। ये कंफर्म करता है कि डॉक्यूमेंट जो करण ने साइन किया है वो ट्रूली करण के द्वारा ही आया है and it has not been changed since it was digitally signed by Karan, right? So this is exactly how digital signature और electronic document works securely. कंप्यूटर क्या होता है ये तो सबको ही पता है, ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हो। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या है? अंडर दिस एक्ट ए कंप्यूटर मींस एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस सिस्टम कैपेबल है जो प्रोसेस करता है डाटा हाई स्पीड पे यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल सिग्नेचर, है ना। स्पेसिफिकली जिसके अंदर हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, मेमोरी फंक्शंस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, ये सारी चीजें, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सब जो है कंप्यूटर के डेफिनेशन में आते हैं। एग्जाम्पल कंप्यूटर का, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? सिंपल सी बात है, कंप्यूटर सिस्टम सिंगल डिवाइस को भी कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस जो होते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है उसको भी हम कंप्यूटर सिस्टम की कैटेगरी में डालते हैं। तो हेडिंग बेस्ड इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर, ये है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? जैसे आप फिजिकली सिग्नेचर करते हैं ना वैसे डिजिटल सिग्नेचर्स किए जाते हैं, राइट। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं समझिए, डेफिनेशन क्या कहती है। डिजिटल सिग्नेचर एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक वे है ऑथेंटिकेट करने का, मतलब कंफर्म करने का जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड की ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, राइट। इट इंश्योर्स दैट द डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली साइन बाय द पर्सन, साइन बाय द पर्सन मतलब जिसको सब्सक्राइबर बोला जाता है आईटी एक्ट के अंदर। तो सब्सक्राइबर की डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर हो गई है। सब्सक्राइबर कौन होता है? जो किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करता है वो सब्सक्राइबर होता है, राइट। जो क्लेम करता है कि उसने ये साइन किया है। जो मेथड है डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने का वो सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे, उस प्रकार से आप डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज होता है जो वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब हाईली सिक्योर होता है। एग्जाम्पल की बात करें, साइनिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, देखिए अमन जैसे ही कोई एक सेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भेज रहा है प्रिया को, तो अमन डिजिटली साइन करता है उस डॉक्यूमेंट को यूजिंग प्राइवेट डिजिटल की
प्रिया वेरीफाई करती है सिग्नेचर को यूजिंग अमन्स पब्लिक की। सो दिस डिजिटल सिग्नेचर कंफर्म करता है कि अमन ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और डॉक्यूमेंट जो अल्टर नहीं हुआ और टेम्पर्ड नहीं हुआ आफ्टर साइनिंग। क्लियर? डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? यस, सब्सक्राइबर इज द पर्सन जो डिजिटली साइन कर रहा है, जिसकी डिजिटल सिग्नेचर है। सब्सक्राइबर ये यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइबर वो व्यक्ति होता है जो डिजिटल सिग्नेचर का मालिक है, जिसके नाम से डिजिटल सिग्नेचर्स इशू किए गए हैं। नेक्स्ट, फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन व्हेन रेफरिंग टू ए कंप्यूटर ब्रॉडली इंक्लूड ऑल की एक्टिविटीज ए कंप्यूटर परफॉर्म सच एज लॉजिक, कंट्रोल, अरिथमेटिक प्रोसेस, डिलीशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। जो भी कंप्यूटर जो है आपके पास या लैपटॉप है जो सारे काम कर सकता है वो सारे फंक्शन की डेफिनेशन में आते हैं, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, ये सारे लॉजिक एंड अरिथमेटिकल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डिलीट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, आपकी फाइल्स को कम्युनिकेट कर रहा है, ये सब फंक्शन है। ये डेफिनेशन है फंक्शन की। इंटरमीडिएरी, इसको समझे, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। इंटरमीडिएरी क्या होता है? एक ऐसा पर्सन, ये एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स हैंडल कर रही है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, रिसीव कर रही है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, स्टोर कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है और प्रोवाइड कर रही है सर्विस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जैसे आपके फोन में सिम है ना, किसी के फोन में जियो की सिम होगी, किसी के फोन में एयरटेल की सिम होगी। ये इंटरमीडिएरी है, सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम बोलते हैं, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट होगा किसी के फोन में, किसी के फोन में इंस्टाग्राम होगा, किसी के फोन में व्हाट्सएप होगा। ये सब इंटरमीडिएरी है जो बीच में आपकी हेल्प करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। फेसबुक पे पुरानी मेमोरीज आ जाती है ना, 2 साल पहले आप क्या कर रहे थे, 3 साल पहले आपने क्या किया था, ये इंटरमीडिएटरी है बेटा। इसके अंदर जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल, जियो, वोडाफोन। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो भी इंटरमीडिएरी है। वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है, GoDaddy हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, सर्च इंजन है गूगल, बिंग हो गया, ऑनलाइन पेमेंट्स है, पेमेंट गूगल पे, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स है, ईबे हो गया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, साइबर कैफेज है, ये सब इंटरमीडिएरी है, बिचौली है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। की पेयर, ये मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने एस्मेटिक क्रिप्टो सिस्टम आपको बताया तो वहां पे मैंने की पेयर के बारे में बताया था, प्राइवेट की, पब्लिक की। कॉन्सेप्ट क्लियर है की पेयर का, तो इसमें रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। की पेयर के अंदर 2 मैथमेटिकली लिंक्ड कीज होती हैं। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करते, बीटेक करते तो ज्यादा बेटर समझ पाते, बट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, स्किप कर सकते हैं। ओरिजिनेटर और समझे, एड्रेस ही आपने समझा था, ओरिजिनेटर समझे। ओरिजिनेटर कौन होता है? refers to the actual sender or creator of an electronic message, document, record. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मैसेज व्हाट्सएप पे आपको लिखा तो मैं ओरिजिनेटर हूं, जहां से मैसेज ओरिजिनेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनेटर। ठीक है, जो व्यक्ति सेंड करता है, क्रिएट करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है, उसको बोलते हैं ओरिजिनेटर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कर रहा हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट कर रहा हो। लेकिन अगेन इंटरमीडिएरी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि वो जस्ट बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है ना, या तो पर्सन है या प्लेटफॉर्म्स है जो सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं आपके मैसेजेस के, आपके बिहाफ पे। व्हाट्सएप जो है आपके बिहाफ पे ही आपके मैसेज स्टोर करता है, आपके बिहाफ पे ही आपके मैसेज आगे फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट, सिक्योर सिस्टम भी हम लोग कर चुके हैं, हो चुका है सिक्योर सिस्टम, मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। ये तो हो चुका है सिक्योर सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसीजर जो सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग 4 कंडीशंस। पहला, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज, रिलायबल एंड एक्यूरेट होना चाहिए, सुटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस एंड फॉलो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, उसको बोलते हैं सिक्योर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, बैंकिंग सिस्टम है, ईमेल सिस्टम, ये सारे सिक्योर सिस्टम है। जहां ओटीपी आता है, जैसे पीडब्ल्यू ऐप पे लॉगिन करते हो तो ओटीपी आता है ना, व्हाट्सएप पे करते हो ओटीपी आता है, ये सारे सिक्योर सिस्टम्स है। राइट, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए डालते हो तो वहां पे भी काफी सारे ओटीपीज आते हैं वेरीफाई करने के लिए, सारे सिक्योर लॉगिन है, सिक्योर सिस्टम्स है। नेक्स्ट, वेरीफाई, डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं।
वेरीफाई का मतलब होता है चेक करना और कंफर्म करना। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट डिजिटली साइंड सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक को, पहला ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, तब हम कहेंगे वेरीफाइड है, राइट। कंफर्म करता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर है वो क्रिएट किया गया प्राइवेट की को यूज करते हुए, वो मैच कर रही है पब्लिक की से। दूसरा, इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज नॉट बीन अल्टर्ड मॉडिफाइड आफ्टर इट वाज डिजिटली साइंड, डिजिटली साइन करने के बाद उसके अंदर कोई बदलाव या कोई चेंजेस ना किए गए हो, राइट। नेक्स्ट, रेफरेंस टू अदर लॉज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, ये जो डेफिनेशंस करवाई यही इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। क्या कहता है सबसेक्शन 2? ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है whenever the IT Act mentions another law or its provision, and if that law or its particular provision are not applicable or not in force in specific reason, then such mention should automatically be understood to refer the corresponding law and equivalent provision applicable in that particular reason. एग्जाम्पल से समझो, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे आईटी एक्ट रेफर करता है एक प्रोविजन ऑफ सेंट्रल लॉ का जो अप्लाई नहीं होता जम्मू एंड कश्मीर में या किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो उस केस के अंदर यू मस्ट इंटरप्रेट दैट रेफरेंस टू मीन द इक्विवेलेंट और कॉरस्पॉन्डिंग लोकल लॉ इन फोर्स विद इन द जम्मू एंड कश्मीर, जो वहां का है उसी को आप कंसीडर करेंगे। सेक्शन 3, दो लाइनों में मैं पूरा समझा दूंगा आपको, बस सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा बेसिक चीजें क्या है ना। बेसिक चीजें समझ लो, एग्जाम जो है आपका अच्छा हो जाएगा। टेक्निकली जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी। ऑथेंटिकेशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स, जी हाँ, सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 कहता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझते हो, कोई भी चीज आपने अगर इलेक्ट्रॉनिकली डाली हुई है तो उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, राइट। ये सेक्शन 3 कहता है डिजिटल सिग्नेचर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वेरीफाई करना वैलिड है, राइट। कैसे करोगे आप? एक सिंपल सी बात याद रखो, सेक्शन 3 क्या कहता है, हेडिंग देखो, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हो, कैसे आप वेरीफाई करोगे? बाय यूजिंग योर डिजिटल सिग्नेचर, दैट्स द कांसेप्ट, दैट्स ऑल। डिजिटल सिग्नेचर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जाएगा। क्या सेक्शन 3 क्या कहता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करना है तो आप अपने डिजिटल सिग्नेचर, जो सब्सक्राइबर है, जो ओनर है डिजिटल सिग्नेचर्स का, वो उनसे वेरीफाई करें। दैट्स ऑल, बस यही है। एक लाइन में लिख दो सेक्शन 3 के सामने, डिजिटल सिग्नेचर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है ना। सेक्शन 3A देखो, ये वही है ना, प्राइवेट की एंड पब्लिक की आर यूनिक टू सब्सक्राइबर एंड कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शनिंग की पेयर। जब आप डिजिटल सिग्नेचर समझ चुके हो, एक सब्सक्राइबर जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कैसे वर्क करते हैं, एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन होता है उसके अंदर, जिसके अंदर एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की हमेशा उसके पास होती है जिसका डिजिटल सिग्नेचर, वो प्राइवेट की को यूज करके डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करता है, लगाता है। सामने वाला व्यक्ति पब्लिक में जो की अवेलेबल है उससे उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आपको वेरीफाई करना है तो आप डिजिटल सिग्नेचर से उसको वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर? डिजिटल सिग्नेचर किसके हैं? क्लियर? 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रिकॉग्नाइज्ड। देखिए सेक्शन 3A के अंदर किया क्या गया है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं उनको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया सेक्शन 3A के द्वारा। आप पढ़ेंगे, notwithstanding anything contained in section 3 but subject to provision subsection 2, a subscriber may authenticate any electronic record by such electronic signature or electronic authentication technique। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हो? ऑथेंटिकेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक के थ्रू। अब क्या है इसके अंदर? रिलायबल माना जाएगा उसको, और जो स्पेसिफाई की गई सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो सेक्शन 3A के सामने आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ई सिग्नेचर्स को भी हमने यहां पे लीगल स्टेटस दिया है, राइट। सेक्शन 3A लीगल स्टेटस गिवन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, राइट। अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी प्रोसीजर क्या होगा, कैसे जो अफिक्स किए जाएंगे सिग्नेचर्स, राइट। नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी, प्रोवाइड करेगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या ऑथेंटिकेशन टेक्निक है जो स्पेसिफाई की गई सेकंड शेड्यूल में, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। और एवरी नोटिफिकेशन जो इश्यू किया जाएगा वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। तो सेक्शन 3 के अंदर ऑथेंटिकेशन कैसे होगी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की? डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को रिकॉग्नाइज किया गया सेक्शन 3A में एज ए लीगल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड। चैप्टर 3 आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब देखो, एक छोटी सी
लाइन में मैं आपको सेक्शन 4 समझा दूंगा। सेक्शन 4 क्या आता है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आपको ध्यान होगा मैंने आपको आईटी एक्ट का ऑब्जेक्ट बताया था। आईटी एक्ट का ऑब्जेक्ट, ई कॉमर्स को ये लीगली रिकॉग्नाइज करता है, डॉक्यूमेंट्स को ये लीगली रिकॉग्नाइज करता है। तो सेक्शन 4 क्या कह रहा है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जी हाँ, पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स चलेंगी और उनको हमने यहाँ लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया। दैट्स ऑल। सेक्शन 4 के सामने आप लिखेंगे, देखिए वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग और इन टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is rendered or made available in electronic form, accessible so as to be usable for subsequent reference. तो सेक्शन 4 के सामने लिखिए, सेक्शन 4 कहता है पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइल को हमने लीगली रिकॉग्नाइज किया है सेक्शन 4 के अंदर। क्लियर? पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को हमने रिकॉग्नाइज किया है सेक्शन 4 के अंदर, लीगल रिकॉग्निशन दिया है। अब सेक्शन 5 में लीगल रिकॉग्निशन दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को। सेक्शन 5 के सामने क्या लिखोगे? ई सिग्नेचर जो होते हैं वो इक्विवेलेंट टू हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स है। समझिए, जो हाथ से आप सिग्नेचर करते हो, जो उनकी वैल्यू होती है वही वैल्यू हमने दी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सेक्शन 5 में। तो सेक्शन 5 के सामने आप एक लाइन लिख सकते हो, ई सिग्नेचर इज इक्विवेलेंट टू हैंड सिग्नेचर, सेम वैलिडिटी। ये लिखा हुआ है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्लियर? जहां लो ये कहता है कि आप किसी एक डॉक्यूमेंट को साइन करोगे, हाथ से साइन करोगे, अगर वो डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन किया जा रहा है तो उसकी भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी आपने एक हाथ से साइन किए हुए डॉक्यूमेंट की मानी है। क्लियर बेटा? सेक्शन नंबर 20 सेक्शन 5 क्लियर हो गया। ये लीगल रिकॉग्निशन। अब देखो, हमने सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगल रिकॉग्निशन दिया, सेक्शन 5 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन दिया। यही किया ना? सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दिया, सेक्शन 5 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को दिया, और सेक्शन 6 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज में कैसे यूज कर सकते हो आप। राइट? सरकारी डिपार्टमेंट्स में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करे जाएंगे। सेक्शन 6 क्या कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे या जो भी उसकी एजेंसीज होंगी, सब में आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है उनको आप एक्सेप्ट करेंगे। क्या पढ़ो, देखो पूरा ये लिखा हुआ है, वेर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर द फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफिस अथॉरिटी बॉडी और एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन ए पर्टिकुलर मैनर, the sure grant of any license, permit, sanction, approval by whatever name called in particular manner, they receive payment of money in particular manner, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, such requirement shall be deemed to have been satisfied, such filing, issue, grant, receipt, payment as the case may be is effected by means of electronic form as may be prescribed by appropriate government. सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप पूरा पढ़ लेना। जो मैंने आपको बात कही है एक लाइन में, मैंने क्या कहा है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये सेक्शन 6 कहता है। क्लियर? तो सेक्शन 6 के सामने लिखिए, सरकारी डिपार्टमेंट्स में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? पूरा का पूरा, कुछ मत पढ़ना, जो बताया वही है। 6 से डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर्स, एग्जाम में नहीं आते जनरली। जो भी गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज हैं आउटसोर्स हो सकते हैं डिजिटली। आपने देखा होगा, आधार कार्ड बनवाते हो, हरियाणा के अंदर सीएससी सेंटर्स बने हुए, कॉमन सर्विस सेंटर्स। आधार कार्ड आप किसी साइबर कैफे वाले के पास भी जाके बना सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सिटीजन सर्विसेज हैं उनको आउटसोर्स कर दिया है। यही सेक्शन 6A कहता है। क्या कहता है? डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर्स। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इस चैप्टर के लिए और एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए, सर्विसेज टू पब्लिक, लाइसेंस बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, कहां जाएंगे? ई दिशा केंद्र बना रखे हैं आपके अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ई दिशा केंद्र होते हैं। ये आप साइबर कैफे वाले के पास जाके भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सेक्शन 6A कहता है कि गवर्नमेंट की जो सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो सारी आउटसोर्स की जा सकती है डिजिटली। हम यहाँ पे अलाउ करें, सेक्शन 6A कह रहा है। क्लियर? सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर सकते हो सर्विसेज डिलीवर करने के लिए। यही लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए
पब्लिक को इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू ऑथराइज कर सकती है सर्विस प्रोवाइडर को कि सेटअप करे, मेंटेन करे, अपग्रेड करे कंप्यूटराइज फैसिलिटीज एंड परफॉर्म करे सच अदर सर्विसेज जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन करेगी सरकार। क्लियर बेटा? 6A आईटी एक्ट बहुत इजी है, मैं आपको जो जो बता रहा हूं वही समझते जाओ, वही है कॉन्सेप्ट। 7 रिटेंशन वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सेक्शन 4 में पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को कैसे और कितने दिन स्टोर करना है, ये सेक्शन 7 आपको बताता है। ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे और कितने दिन के लिए स्टोर करना है, राइट। आप देखेंगे जहां कोई भी लॉ प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन उसको रिटेन किया जाए एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड इफ सच डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे पहले क्या होता था, जो एक फिजिकल डॉक्यूमेंट है, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है ना, उसको कह दिया गया कि इस फिजिकल डॉक्यूमेंट को आप 5 साल के लिए स्टोर करके रखोगे, ठीक है, 5 साल के लिए स्टोर करके रखोगे। क्लियर? तो अब अगर आप उस फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिकली 5 साल के लिए स्टोर करके रख रहे हो तो वो वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो। तो ये भी एक रिकॉग्निशन दे रहा है कि जैसे हम फिजिकली डॉक्यूमेंट को रिटेन करके रखते थे फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अगर कोई लोग कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को 2 साल के लिए 5 साल के लिए आपको रखना है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली रख रहे हो तो अभी यहाँ पे वैलिड है, राइट। क्लियर? यहाँ पे और कोई बात नहीं कही गई है, सिर्फ यही कही गई है जो डॉक्यूमेंट फिजिकली रिटेन करके रख सकते थे, किसी लॉ ने कहा था, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिटेन करके रख सकते हो फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड जो भी मेंशन किया गया है। सेक्शन 7A ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑडिट समझते हो? इलेक्ट्रॉनिकली ऑडिट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे 7A में दिया गया है कि जहां पे भी लॉ ने ये कहा कि देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। सिंपल, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर करके रखते हो, है ना, उन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का भी तो ऑडिट होता है ना, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है उनका भी ऑडिट किया जाएगा, ये हमें बताता है सेक्शन 7A। ये कह रहा है when in any law for the time being in force there is a provision for audit of document record information, that provision shall also be applicable for audit of documents electronic information processed and maintained in the electronic form। same provision जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की ऑडिट के ऊपर अप्लाई होगा वही प्रोविजंस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के ऑडिट के ऊपर भी अप्लाई होगा। सेक्शन 8 ई गैजेट सुना है? निर्मला सीतारमण जी ने अब की बार जो बजट था वो इलेक्ट्रॉनिकली उन्होंने प्रेजेंट किया था, ई बजट था हमारा। तो ये सेक्शन 8 कहता है ई गैजेट की बात करता है, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, रूल्स एंड नोटिफिकेशंस जो उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पब्लिश किया जा सकता है। जैसे निर्मला सीतारमण जी ने हमारे बजट को इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट किया था, तो ये भी आपका हेडिंग बेस्ड। सिंपल सा बात याद रखना है, क्या जो भी हमारे रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली गैजेट में पब्लिश हम कर सकते हैं, फिजिकली पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 9 क्या कहते हैं? सेक्शन 9 करता है सेक्शन 6, 7, 8 नॉट टू कंफर्म राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक। वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 9 क्या कह रहा है? नो मैंडेटरी ई फॉर्म। सेक्शन 9 के सामने लिख लीजिए, नो मैंडेटरी ई फॉर्म। सिटीजन्स जो हैं उन पर जबरदस्ती ई फॉर्मेट इंपोज नहीं किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इंपोज नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, सेक्शन 9 क्या कहता है? नो मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जितने भी सिटीजन्स हैं उनके ऊपर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इंपोज नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ ना, नॉट टू कन्फर राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप ये नहीं कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्ट करेंगे, फिजिकली डॉक्यूमेंट लेना बंद कर दिया। नो, दैट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 9 कहता है, देखिए, नथिंग कंटेन इन सेक्शन 6, 7, 8 शैल कन्फर ए राइट अपॉन एनी पर्सन टू इंसिस्ट। जबरदस्ती करना क्या? That any ministry or department of central government or state government or any authority or body established by or under any law or control or funded by central state should accept, issues, create, retain, preserve any document in form of electronic record or effect any monetary transaction in the electronic form। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि हम डिजिटली ही सारी चीजें एक्सेप्ट करेंगे। नो, सेक्शन 9 यही कहता है, नो मैंडेटरी ई फॉर्म। सिटीजन्स पर जबरदस्ती ई फॉर्मेट इंपोज नहीं करेंगे, ये सेक्शन 9 कहता है। लिख लीजिए। सेक्शन 10 हेडिंग बेस्ड। पावर है रूल बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट की इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
केंद्र सरकार चाहे तो रूल्स बना सकती है, डिसाइड कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के रिगार्डिंग कैसे रूल्स बनेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट बने भी हुए हैं आईटी एक्ट के रूल्स, राइट। सेक्शन 10 के बाद आइए, लीजिए 10A, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, जिसको हम बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, नया मोबाइल फोन लेके आते हो, जैसे मोबाइल फोन को स्टार्ट करते हो, स्विच ऑन करते हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, आप टिक करते हो एक्सेप्ट एंड सबमिट, है ना, वो क्या है, वो ई कॉन्ट्रैक्ट है आपका बेसिकली, है ना। तो सेक्शन 10A इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड करता है कि ऑनलाइन क्लिक्स या ईमेल से बना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल होता है। एक लाइन में, wherein a contract formation, the communication of proposal, acceptance of proposal, revocation of proposal and acceptance, as the case may be, are expressed in electronic form or by means of electronic records, such contract shall not be deemed to be enforceable solely on the ground that such electronic format means was used for that purpose. सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को अनएनफोर्सेबल नहीं कह सकते कि उनको तो आपने इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्ट किया, साइन किया, प्रपोज किया, राइट बेटा। तो यहाँ पे सेक्शन 10A ने ई कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड डिक्लेयर किया है और उनको एनफोर्सेबल बनाया है। सेक्शन 11 क्या कहता है, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एट्रीब्यूट कैसे किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर, किसने ई रिकॉर्ड भेजा उसके रिगार्डिंग रूल्स है ये। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसने भेजा है आपको, उसके रिगार्डिंग सेक्शन 11 में रूल्स है। क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर इफ इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ। ये प्रिजम्पशंस है, 3 प्रिजम्पशंस है। पहला, अगर ओरिजिनेटर ने खुद ने भेजा। दूसरा, बाय ए पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू एक्ट, किसी अदर व्यक्ति ने लेकिन उसके पास अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर भेजने की। थर्ड, बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम बाय ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर ने कोई एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम कर रखा है जो उसके बिहाफ पे भेजता रहता है। एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन का मतलब है किसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको भेजा है, उसके रिगार्डिंग ये 3 रूल्स हैं, प्रिजम्पशंस बेसिकली। क्लियर। सेक्शन 12, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। ईमेल रिसिप्ट कब मान लिया जाएगा, कब हम ये मान लेंगे कि सामने वाले व्यक्ति के पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, रिसीव हो गया। ईमेल रिसिप्ट कब माना जाएगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, राइट। कब मान लेंगे, जिस प्रकार से देखिए, where the originator has not stipulated that the acknowledgement of receipt of electronic record be given in a particular form or by a particular method, an acknowledgement may be given by। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस की बात करते हो उसी प्रकार से यहाँ बताई गई है ना। कब मान लेंगे, कैसे मान लेंगे, कोई भी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी ऑटोमेटेड और अदरवाइज, एनी कंडक्ट ऑफ द एड्रेसी सफिशिएंट इंडिकेट करने के लिए ओरिजिनेट दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन रिसीव्ड। तो जैसे ही सामने वाले के पास पहुंचती है वैसे ही हम ये मान लेंगे कि सामने वाले को वो रिसीव हो गई है, और सिस्टम भी जनरेट कर देता है। जैसे आप वो देखते हो ना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, एक टिक आता है, फिर 2 टिक आते हैं, फिर वो दोनों टिक ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट की ईमेल रिसिप्ट मान लिया जाएगा, आपके पास मैसेज डिलीवर हो गया, ब्लू टिक, वेरी गुड, क्लियर। सेक्शन 12, सेक्शन 13, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये तो व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर आप क्लिक करके रखोगे तो पता लग जाता है कि टाइम क्या है ना, और कहां से आपने भेजा, वो भी इंटरनली अगर आप पता करना चाहो तो पता, जुरिसडिक्शन, लिमिटेशन, क्लैरिटी यहाँ पे मिलती है, राइट। 13, तो ये भी रेलेवेंट नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं जी। चैप्टर 4, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात करता है। देखो, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है हायर एविडेंटरी वैल्यू इसकी है, ठीक है, हायर एविडेंटरी वैल्यू इसकी है। क्या कहता है सेक्शन 14, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 15 सिंपल सी बात करते हैं, वेयर एनी सिक्योरिटी प्रोसीजर हैज बीन अप्लाइड। कोई भी सिक्योरिटी प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हो, ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हो या कॉल से कर सकते हो, to an electronic record at a specified point of time, then such record shall be deemed to be secure electronic record। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब मान लिया जाएगा, जब उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर आप लगा देंगे, राइट। उसी प्रकार से सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कब मान लिया जाएगा, जब रीजनेबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो प्रिस्क्राइब किए गए वो आप लगा दो। देखिए,
An electronic signature shall be deemed to be a secure electronic signature if signature creation data at the time of fixing signature was under the exclusive control of the signatory and no other person. जब उसने signatures लगाए, digitally sign किया, वो उसी के पास थे, किसी और के पास नहीं थे. The signature creation data was stored and affixed in such exclusive manner as may be prescribed. मतलब सेक्शन नंबर 15 सिंपल सी बात करते हैं, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कब होंगे? जब आप टेम्पर प्रूफ सर्टिफाइड ई सिग्नेचर्स करेंगे. टेम्पर्ड प्रूफ कि भाई आप ही के पास थे, कोई और छिड़खानी नहीं कर सकता उससे, है ना? तो ये भी हेडिंग बेस्ड. सिक्योरिटी प्रोसीजर एज एंड प्रैक्टिस, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब करेगी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस, वो यहाँ पे आपके सेक्शन 16 में दी गई है. रीजनेबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. चैप्टर नंबर 6, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें हैं. रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज वो होती हैं जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है. इंपॉर्टेंट है, इंटरनली ज्यादा नहीं पढ़ना है. अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स, हेडिंग बेस्ड. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती है ऑफिशियल गजेट में, अपॉइंट करती है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. किस पर्पस के लिए? एक्ट कर सके इस पर्पस एक्ट के लिए, है ना. अपॉइंट करती है नंबर ऑफ डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, अदर ऑफिसर्स, जो भी उनको उचित लगता है उतने अपॉइंट करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये पूरा का पूरा. कंट्रोलर डिस्चार्ज करते फंक्शंस जो इस एक्ट में उनको असाइन किए गए हैं जनरली. तो यहाँ पे हेडिंग बेस्ड आपको ध्यान रखना है कि जो आपके कंट्रोलर हैं उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा. फंक्शंस क्या है कि जो कंट्रोलर अपॉइंट किया जाएगा उसके फंक्शंस क्या है, ये सारे फंक्शंस याद करने पड़ेंगे. सीधा सा है, कंट्रोलर परफॉर्म करेगा, एक्सरसाइज करेगा, सुपरवाइज करेगा, है ना, सर्टिफाई करेगा पब्लिक की, इसको ले डाउन करेगा, स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के लिए. ये सारे फंक्शंस है. इसमें कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो आपको समझना चाहिए, ये सारे के सारे याद करने वाले. हाँ जी, सारी पावर्स कंट्रोलर के पास है. ठीक है, जो रेलेवेंट चीजें उन्हीं के ऊपर चलूंगा मैं. सेक्शन 19, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी. जी हाँ, अगर कंट्रोलर जो है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई नोटिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज कर सकता है फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह इशू करते हैं, उनको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग. 20 रिपील हो गया आपका. 21, लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. अगेन कंट्रोलर के पास पावर है, यही याद देखिए, कंट्रोलर ही याद रखो यहाँ पे बस. सेक्शन 21 कहता है कंट्रोलर, कोई भी पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कंट्रोलर के पास फॉर ए लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि हमें लाइसेंस दिया जाए, हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है इशू करना चाहते हैं. सो कंट्रोलर हैज द अथॉरिटी, राइट. कंट्रोलर के पास अथॉरिटी है. लाइसेंस टू इशू ई सिग्नेचर, मैंडेटरी परमिट आपको लेना पड़ेगा तभी आप इशू कर सकते हो, राइट. एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, जो भी एप्लीकेशन आप इशू ऑफ लाइसेंस के लिए लगाएंगे वो एक फॉर्मेट में होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. उसके साथ में एप्लीकेशन के साथ में आप ये चीजें लगाएंगे, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रोसीजर, कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करते हो एप्लीकेंट की, पेमेंट कैसे लेते हो आप फीस की, नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज, ये आप हाईलाइट करेंगे. 25,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए फीस आपकी, जो प्रिस्क्राइब की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या अदर डॉक्यूमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है. 23, लाइसेंस को रिन्यू करने की बात करता है. एप्लीकेशन आप रिन्यूअल के लिए दोबारा से लगाएंगे एक फॉर्मेट के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया गया. अगेन यहाँ पे भी फीस जो है, यहाँ पे 5,000 रुपीज फीस आप हाईलाइट करेंगे, 5,000 से ज्यादा की फीस नहीं होगी, है ना. अकम्पनीड बाय सच फीस, जो कि 5,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, और नॉट लेस देन 45 डेज बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी, पीरियड ऑफ वैलिडिटी आपको लगानी होगी. क्लियर. ये बस 2-3 चीज है. फीस कितनी है, कितने दिन में लगाना है, प्रोसीजर क्या होगा ग्रांट का और रिजेक्शन का, लाइसेंस का. अगेन कंट्रोलर के पास पावर है, ध्यान रखिएगा. कंट्रोलर जैसे उसके पास एप्लीकेशन आती है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 में, कंसीडर करेगा डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन के साथ में लगाए हैं और अदर फैक्टर्स, ग्रांट कर देगा लाइसेंस या रिजेक्ट कर देगा, राइट. कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जाएगी इस सेक्शन के अंदर अनलेस एप्लीकेंट को सुनवाई का मौका ना दिया जाए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो आप लोग पढ़ते हो. क्लियर. 25 कहता है कि आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड किया जा सकता है. अगेन कंट्रोलर याद रखिएगा, कंट्रोलर के पास पावर है, इंक्वायरी करने के बाद वो आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर सकता है अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई विद नहीं किया है, जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई थी, राइट. 26, नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस. देखिए जब भी जो लाइसेंस है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का सस्पेंड हो गया है, रिवोक हो गया, तो कंट्रोलर जो है पब्लिश कर देगा नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन एंड रिवोकेशन, है ना. बता देगा सबको कि भाई इनका हमने सस्पेंड कर दिया, रिवोक कर लिया. क्लियर. तो यहाँ पे नोटिस इशू करना जरूरी है.
डेलीगेट कर सकते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर अपनी पावर्स जो है राइटिंग में डेलीगेट कर सकता है, डिप्टी कंट्रोलर को दे सकता है, असिस्टेंट कंट्रोलर को दे सकता है, या किसी अदर ऑफिसर को दे सकता है कि वो कंट्रोलर की पावर्स को एक्सरसाइज करे अंडर दिस चैप्टर। 28, अगर इस एक्ट की कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने की पावर है आपके कंट्रोलर के पास, या कोई अदर ऑफिसर जो ऑथराइज किया गया कंट्रोलर के द्वारा, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं यहाँ पे, राइट। कंट्रोलर कोई भी ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है, एक्सरसाइज करेंगे वही पावर्स जो एक इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होती है अंडर चैप्टर नंबर 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सेम पावर्स वो एक्सरसाइज करते हैं। 29, वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डाटा, बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविंस, जो सेक्शन 69 में पढ़ेंगे। कंट्रोलर या कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है, अगर उसके पास रीजनेबल कॉज है, सस्पेक्ट है कि कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है इस चैप्टर के प्रोविजंस का, तो वो एक्सेस कर सकता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, अपैरेटस को, डाटा को, एनी अदर मटेरियल जो कनेक्टेड है उस सिस्टम के साथ। पर्पस क्या है? सर्च करना, क्लोज करना, सर्च को ऑब्टेन करना, इंफॉर्मेशन, डाटा जो भी है जिसके ऊपर उसको शक है, हाँ, कंट्रोलर कर सकता है। हेडिंग बेस्ड सेक्शन 30, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कुछ प्रोसीजर को फॉलो करेगी जो यहाँ मेंशन किया गया। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, अगेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऊपर भी ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करे हर एक पर्सन जो एम्प्लॉय किया गया, एंगेज किया गया उनके द्वारा, वो कंप्लाई करे सारे के सारे जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट के, रूल्स है, रेगुलेशंस है। डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसको लाइसेंस दिया गया उसकी ड्यूटी बनती है कि वो डिस्प्ले करे अपने लाइसेंस को, जहां पे भी वो बिजनेस कर रहे हैं अपने प्रीमाइसेस में उसको लगा के रखें, ये जरूरी है जी। रूल्स की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बाकी सारी पावर्स कंट्रोलर के पास है, ये चीज ध्यान रखिए बस आईटी एक्ट के अंदर, है ना। लाइसेंस आप सरेंडर कर सकते हो, सेक्शन 33 में लिखा गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसको लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, रिवोक हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर सस्पेंशन वो सरेंडर कर सकती है लाइसेंस। लाइसेंस सरेंडर, देखिए लाइसेंस चाहे सरेंडर की बात हो, चाहे सस्पेंशन की बात हो, चाहे रिवोकेशन की बात हो, चाहे इशुइंग की बात हो, कंट्रोलर बस, और कुछ नहीं, राइट, सिर्फ कंट्रोलर याद रखना है। सबसेक्शन 2 कहता है जब भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल हो जाती, सरेंडर नहीं करती अपना लाइसेंस, तो जो पर्सन जिसके फेवर में लाइसेंस इशू किया गया था वो गिल्टी होगा ऑफेंस का, और उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा, 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट हो सकती है और 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। सेक्शन 33 का सबसेक्शन 2 ध्यान रखना है, ठीक है, सेक्शन 33 का सबसेक्शन 2 ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है डिस्क्लोज करेगी इन दी मैनर स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, है ना, कोई भी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी होंगी। नेक्स्ट आइए चैप्टर नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये भी इतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए पूरा चैप्टर। हेडिंग बेस, अगेन सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू करेगी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, राइट। इसमें रेलेवेंट चीजें नहीं है पढ़ने की बेटा, हेडिंग बेस्ड ही आपको पढ़ना है। रिप्रेजेंटेशन अपॉन इश्यूएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, बिल्कुल सही है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी जब भी इशू करेगी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो सर्टिफाई करेगी क्या, कंप्लाइड जितने भी प्रोविजंस इस एक्ट के उनको कंप्लाई किया गया, रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई किया गया, पब्लिश किया गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, अदरवाइज मेड अवेलेबल किया गया उस पर्सन को, है ना, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने दिए उनको रिलाई करते हुए सब्सक्राइबर ने एक्सेप्ट किया है। सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की है ना, जो कि इक्विवेलेंट टू पब्लिक की है, जो कि डिजिटल सिग्नेचर को लिखने के लिए, मेंशन करने के लिए यूज की जाती है। सब्सक्राइबर होल्ड करता है प्राइवेट की, जो कि कैपेबल है डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी। 37, सस्पेंड किया जा सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, हेडिंग बेस्ड, है ना। जो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, अगर किसी की रिक्वेस्ट आ जाती है, सब्सक्राइबर डिजिटल सिग्नेचर को सस्पेंड करने के लिए कहता है, या कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया ऑन बिहाफ ऑफ द सब्सक्राइबर वो चाहता है कि सस्पेंड कर दीजिए, और फिर ऐसा लगता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड करना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को हम सस्पेंड नहीं करेंगे, नॉट बी सस्पेंडेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज, है ना। सब्सक्राइबर को नोटिस दे दोगे, 15 दिन तक नहीं करोगे, 15 दिन का नोटिस देके आप कर सकते हो, क्लियर। जैसे ही सस्पेंड हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वैसे ही सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है कम्युनिकेट कर देगी सेम टू द सब्सक्राइबर को कि भैया हमने आपका जो है सस्पेंड कर दिया। रिवोक भी हो सकता है, सेम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी रिवोक कर सकती है जिन्होंने इशू किया डिजिटल सिग्नेचर। ये कंडीशन है जब सब्सक्राइबर या कोई भी पर्सन जो ऑथराइज किया रिक्वेस्ट करते हैं, या डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, या फर्म के नाम से है, कंपनी के नाम से, फर्म जो वाइंड अप होगी या कंपनी वाइंड अप होगी, उन सिचुएशन में रिवोक हो जाएगा। अगेन नोटिस आपको देना पड़ेगा सस्पेंशन और रिवोकेशन का,
पब्लिक नोटिस आपको इशू करना पड़ता है कि इनका सिग्नेचर वगैरह है जो हमने ले लिया है। ड्यूटीज क्या, सब्सक्राइबर की हेडिंग बेस, जनरेटिंग की पेयर्स, है ना, जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है पब्लिक की जिसको दी गई है प्राइवेट की के क्रॉसपेंडेंस सब्सक्राइबर के पास, वो जो है उसको जनरेट करने का काम करेगा जब भी डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करेगा। 41 42 कंट्रोल, भाई भैया ये है इंपॉर्टेंट। अब छोड़ छाड़ के इस पे आ जाओ। चैप्टर 9 पेनल्टीज कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 43 से आ जाओ। देखो सबसे पहला सेक्शन 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। कोई भी पर्सन बिना परमिशन के ऑनर की या एनी अदर पर्सन जो इंचार्ज उस कंप्यूटर का, कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर नेटवर्क का, अब किसी ने स्टार्टिंग में फोन पूछा था कि मैंने मेरी बीवी का फोन एक्सेस कर लिया, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड का फोन एक्सेस कर लिया उसकी बिना परमिशन के, है ना। बीवी और गर्लफ्रेंड में डिफरेंस होता है, बीवी के केस में आपके पास राइट होता है, गर्लफ्रेंड के केस में आपके पास राइट नहीं होता है। तो वहां पे आपने ऑफेंस कमिट किया सेक्शन 43 का। एक्सेस कर रहे हो, सिक्योर एक्सेस कर रहे हो कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर रिसोर्स में, डाउनलोड कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी डाटा इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप किसी के भी कंप्यूटर में, ये दिस इज काइंड ऑफ ए थेफ्ट, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस आपको पे करने होते बाय वे ऑफ कंपनसेशन। ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, दिस इज ए सिविल ऑफेंस, राइट। ये सिविल ऑफेंस है, ठीक है। सिविल कंपनसेशन जो है यहाँ पे दिया जाएगा अनऑथराइज एक्सेस के लिए और डैमेज के लिए, क्रिमिनल नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, सिविल होगा। क्लियर। 43 के अंदर कंपनसेशन आपको मिल सकता है और कंपनसेशन का कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया। किसी केस लो में 1 करोड़ रुपए तक का जो है एक अपर कैप हम कह सकते हैं, 1 करोड़ रुपए तक का आपको कंपनसेशन मिल सकता है सेक्शन 43 में। अगर कोई भी आपकी बिना परमिशन के आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेस करता है तो सेक्शन 43 का ऑफेंस वो कमिट कर रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट 43 है। ये उन लोगों के लिए बॉडी कॉर्पोरेट प्रोसेसिंग, डीलिंग और हैंडलिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर रिसोर्स, जैसे आधार डाटा जिसके पास भी जो भी कंपनी है ना, आप क्या डीमेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, जिनके पास भी जो भी आपकी डिटेल्स हैं, राइट। अगर वो आपकी डिटेल्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं और मार्केट में लीक कर देते हैं या ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस वो आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह लीक हो जाती है मार्केट में, तो यहाँ पे भी ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट जो है लाइबल होंगी कंपनसेशन पे करने के लिए। कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया, सिर्फ कंपनसेशन ले सकते हो 43A के अंदर, बस। सारे हेडिंग बेस आएंगे। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न एक्सेट्रा। कोई भी पर्सन जिसको कहा गया इस एक्ट के अंदर एनी रूल्स रेगुलेशंस के अंदर कि आप कोई डॉक्यूमेंट, रिटर्न, रिपोर्ट जो है कंट्रोलर को, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आप फर्निश करें, है ना, रिटर्न फाइल करें, नहीं फाइल करता है तो यहाँ पे क्या कहा गया, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर। हर दिन के लिए 5000 रुपए की पेनल्टी, हर दिन के लिए 5000 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है। देखो ये जो चैप्टर 9 है ना बेटा, इसमें सारा कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। अगेन मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड, फेल करते हो आप, मेंटेन नहीं करते तो अगेन पेनल्टी लगेगी नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज फॉर एवरी डे, हर दिन के लिए 10,000 रुपए की जब तक आप नहीं करते हो। तो ये 44। 45 रेसिड्यूरी पेनल्टी की बात करता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। whoever contravenes any rules regulations, जो भी इस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की कॉन्ट्रावेंशन आप करते हुए पाए जाते हो, फॉर कंट्रावेंशन ऑफ विच, जिसके लिए कोई भी पेनल्टी हमने यहाँ प्रिस्क्राइब नहीं की है सेपरेटली, तो उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज टू दी पर्सन जिसको इंपैक्ट हुआ है बाय सच कॉन्ट्रावेंशन, और ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज, मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का कंपनसेशन आपको देना होगा अगर स्पेसिफिकली कोई यहाँ पे हमने जो है प्रोविजन मेंशन नहीं किया गया जिसको आपने कॉन्ट्रावेन किया हो। रेसिड्यूरी पेनल्टी की बात करता है, ठीक है। क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेंगे, है ना, कि भाई किसी को अनफेयर एडवांटेज ना हो रहा हो, क्या नुकसान हुआ है, रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट है या नहीं है। चैप्टर 10 पे आइए, एपिलेट ट्राइब्यूनल। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 48 आपको ध्यान रखना है कि जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश की गई थी सेक्शन 14 के अंदर ऑफ ट्राई, हम कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही जो है TDSAT बोलते हैं इसको, TDSAT, जो ट्राई के अंदर जो है स्टैब्लिश की गई थी फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, राइट, वही एपिलेट ट्राइब्यूनल है इस एक्ट के लिए।
वही इस एक्ट के लिए एपिलेट ट्राइब्यूनल है। बस नाम याद रखिएगा, नाम याद रखना है 48 के अंदर, ठीक है। साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल, जिसको हम TDSAT बोलते हैं, TDSAT ही हमारे जितने भी साइबर ऑफेंसेस है सबको डील करती है। यही ट्राइब्यूनल जो है सारी पावर्स एक्सरसाइज करती है। बाकी सारे यहाँ पे रिपील हो रखे हैं, ओमिट हो रखे हैं। डिसीजन ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ऑर्डर काउंसिलिंग एपिलेट ये भी नहीं करना है। अपील टू एपिलेट ट्राइब्यूनल ये भी हमें नहीं पढ़ना है, एपिलेट ट्राइब्यूनल में जा सकती है अपील आपकी। प्रोसीजर पावर्स क्या होंगी, वही CPC में जो सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं वही सारी पावर्स हैं। राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेशंस, जो लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशंस दी गई हैं अपील के ऊपर जो अप्लाई होती है वही यहाँ पे होंगी। सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ स्पेसिफिक बनाई है अपील टू हाई कोर्ट। जी हाँ, ये समझिए सेक्शन 62। कोई भी पर्सन अगर एपिलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज, ये ध्यान रखना है, 60 दिन के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट में जो है अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एपिलेट कोर्ट। बस यही ध्यान रखना है आपको। 60 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है अगर इस एक्ट के अंदर बिफोर ईदर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, उसको कंपाउंड किया जा सकता है किसके द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा या किसी अदर ऑफिसर के द्वारा जिसको स्पेसिफिकली ऑथराइज किया है हमने। तो कलेक्टर ही ध्यान रखना है यहाँ पे। प्रोवाइडेड एट सच सम्स शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पेनल्टी से ज्यादा जो इंपोज किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर अंडर द कॉन्ट्रावेंशन सो कंपाउंडेड, राइट। तो किया जा सकता है। रिकवरी ऑफ पेनल्टी छोड़ दीजिए, लीजिए बेटा चैप्टर 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का एक एक सेक्शन, एक एक पेनल्टी आपको याद रखनी होगी क्योंकि नंबर ऑफ टाइम यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या कहता है, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। मैं सीधी सी आपको पेनल्टी बताऊंगा, है ना। हेडिंग याद रखनी है, कोई भी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से टेम्पर कर रहा है, जानबूझ के इंटेंशनली कंसील कर रहा है ना, तो उसको कितनी सजा हो सकती है। देखिए 3 साल तक की सजा आपको मिलेगी और 2 लाख रुपए तक का फाइन आपके ऊपर इंपोज किया जा सकता है। हेडिंग पेनल्टी, हेडिंग और पेनल्टी। बस कंप्यूटर रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है उसको अगेन 3 साल की और 5 लाख रुपीज तक का फाइन। हेडिंग टेबल बना लेना, ऊपर लिखना ऑफेंस, साइड में लिखना पनिशमेंट। यहाँ पे ऑफेंस का सेक्शन और हेडिंग, ऑफेंस का सेक्शन हेडिंग, यहाँ पनिशमेंट। ये ध्यान रखनी है बस, यही आता है एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 66A पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा। 66A स्ट्रक डाउन हो गया, कौन से केस में हुआ बताइए मुझे। जी हाँ, हैकिंग। 66A कौन से केस में स्ट्रक डाउन हुआ, एनीवन। 66 जो है हैकिंग के बारे में बात करता है और 65 जो है सोर्स कोडिंग टेम्परिंग के बारे में बात करता है। 3 साल की पनिशमेंट 65 में है, 2 लाख रुपए तक का फाइन है। और 66 के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, इसके अंदर हैकिंग आ जाती है ना। हैकिंग के कुछ टाइप्स आ जाते हैं। 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए तक का फाइन है। और 66 से स्ट्रक डाउन श्रेया सिंगल के केस के अंदर 2015 के अंदर ऑफेंसिव मैसेज वाला जो है स्ट्रक डाउन हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 66 से उड़ गया है, अब नहीं है। 66B पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। चोरी किए हुए कंप्यूटर वगैरह भी अगर आपके पास पाए जाते हैं, स्टोलन डिवाइस, आईडी थेफ्ट, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, प्राइवेसी वायलेशन, सबकी 3 साल पनिशमेंट है। मतलब 66B से लेके 60, मैं बता देता हूं, 66B से लेके 66E तक सबकी 3 साल की सजा है। देखिए 3 इयर्स की पनिशमेंट है यहाँ पे और 1 लाख रुपए का फाइन है, ठीक है। 66 से आइडेंटिटी थेफ्ट आप करते हो, 3 साल की सजा है यहाँ पे और 1 लाख रुपए का फाइन है। कॉमन है बेटा ये सब। 66D के अंदर चीटिंग करते हो, पर्सोनेशन जो आईपीसी में पढ़ते हो, यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, अगेन 3 साल की सजा है, 1 लाख रुपए का फाइन है। मतलब 66B से लेके 66E तक पनिशमेंट सेम है, फाइन सेम है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पनिशमेंट सेम है, फाइन सेम है। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी करते हो, अगेन 3 साल की सजा है, यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाख रुपए का फाइन हो जाता है लास्ट वाले में, बाकी सब सेम है, बस फाइन यहाँ पे बढ़ जाता है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। साइबर टेररिज्म, इसकी पनिशमेंट ज्यादा है। ये पनिशमेंट याद रखने और सेक्शन याद रखने हैं। साइबर टेररिज्म की लाइफ इंप्रिजनमेंट है बेटा।
साइबर टेररिज्म जो है 66F जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बस। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। 67 की अगर मैं बात करूं, ऑब्ससीन मटेरियल ऑनलाइन आप भेजते हो 3 साल और 5 साल, 3 साल और 5 साल ग्रेडेशन दिया हुआ है इन्होंने। देखिए अगर आपकी फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हो रही है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में आपको 3 साल के लिए करेंगे और 5 लाख रुपए का फाइन करेंगे। अगर आप सेकंड और सब्सिक्वेंट टाइम करते हुए पाए जाते हो तो 5 साल की सजा मिलेगी और 10 लाख रुपए का फाइन हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडेशन दिया हुआ है इसके अंदर, 67 में ग्रेडेशन दिया हुआ है। 67A क्या कहता है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट अगर आप फॉरवर्ड करते पाए जाते हो या आपके पास मिलता है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट आपके पास पाया जाता है, तो यहाँ पे भी ग्रेडेशन है। पहली बारी 5 साल की, दूसरी बारी 7 साल की। फर्स्ट टाइम 5 इयर्स, फाइन 10 लाख रुपए। सेकंड बार करोगे तो 7 साल और फाइन जो है 10 लाख रुपए रहेगा। बस सेंटेंस बढ़ रही है, पहली बारी में 5 साल, दूसरी बारी में 7 साल, फाइन वही है 10 लाख, ठीक है। हाँ, हिकलिंग टेस्ट आ जाएगा ऑप्शन वाले पे। 67B क्या कहता है, चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, बहुत हार्ड है। इनिशियली 5 साल, दोबारा 7 साल। 67B इनिशियली 5 साल, दोबारा 7 साल, ठीक है। ये रहा, पहली बारी करते हो 5 साल और फाइन 10 लाख रुपए। सेकेंड टाइम करोगे तो 7 साल और फाइन। फाइन ज्यादा नहीं चेंज हो रहा है, पनिशमेंट चेंज हो रही है बस। प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएटरी, ये बड़ा ही खतरनाक है। जो इंटरमीडिएटरी है ना, वो प्रिजर्व करेंगे, रिटेन करेंगे इंफॉर्मेशन जो भी स्पेसिफाई की जाएगी फॉर सच ड्यूरेशन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। और जो भी इंटरमीडिएटरी है इंटेंशनली नोइंगली कॉन्ट्रावेंट करती है तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। कितनी, 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है। तो यहाँ पे सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। 68 कंट्रोलर डायरेक्शंस हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस। अभी सारे इररिलेवेंट सेक्शंस हैं। 69 है पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग एंड पब्लिक एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक कर देते हैं ना, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दे देती है सरकार, पब्लिक एक्सेस ब्लॉक, ट्विटर फेसबुक बैन कर सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे तो। यूट्यूब भी बैन कर सकती है, यूट्यूब के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो को भी बैन कर सकती है, डिलीट कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन। 69 है पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। गवर्नमेंट के पास पावर्स है। एक ना सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर ब्लॉक कर सकता है किसी भी चीज को, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट हो, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो, सब कर सकते हैं। नेट भी बंद कर देते हैं वो तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, नेट तो बंद हो ही जाता है आपका। ये पर्टिकुलर उसके बारे में है ना, ये आ गया। देखिए, पावर टू ऑथराइज टू मॉनिटर एंड कलेक्ट टैरिफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। पूरा डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। 69B हेडिंग बेस, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, बहुत मोटी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की। 70 प्रोटेक्टेड सिस्टम हमें नहीं पढ़ना है, हमारे रेलेवेंट नहीं है। नेशनल नोडल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल नोडल एजेंसी जो एस्टेब्लिश करेगी, डेजिग्नेट करेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, NNA है ना, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी। नेशनल नोडल एजेंसी डिजाइन की जाएगी, रिस्पॉन्सिबल होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिसर्च एंड वो करेगी और वही ड्यूटी परफॉर्म करेगी जो उसको असाइन की जाएगी। 70B इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है हमारे पास, जो सर्व करती है एज ए नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज, राइट। ये एक इमरजेंसी टीम है हमारे पास, जो जितने भी हमारे साइबर से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में, अपॉइंट करती है एजेंसी को, उसको हम बोलते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, राइट। इसके अंदर डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, अदर ऑफिसर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब ये देखिए इनका काम क्या है, कलेक्ट करना, एनालाइज करना, डिसेमिनेट करना इंफॉर्मेशन, साइबर इंसिडेंट्स, फोरकास्ट करना, अलर्ट करना साइबर सिक्योरिटी को, इमरजेंसी मेजर्स लेने, मतलब जो भी साइबर अटैक होता है ना, ये हमारी जो टीम है, ये जी इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये टैकल करती है उस चीज को, ठीक है। साइबर अटैक वगैरह वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको। पेनल्टी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, जी हाँ, हुएवर मेक्स एनी मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेस एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर, से कोई चीज छुपा रहे हो, लाइसेंस लेने के सर्टिफिकेट अथॉरिटी से कोई चीज छुपा रहे हो,
तो यहाँ पे आपको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का फाइन हो जाएगा। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगर आप कोई भी चीज जो कॉन्फिडेंशियल है उसको डिस्क्लोज करते हो, जो प्राइवेट रखनी चाहिए उसको आप पब्लिक करते हो, सेम 2 साल की सजा है और 1 लाख रुपए का फाइन है, सेम पनिशमेंट है दोनों में। अगेन कॉन्ट्रैक्ट था, आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जो कि नहीं करनी थी आपको, सेम वही है, 3 साल की सजा है और 5 लाख रुपए का फाइन है। पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर, झूठा अगर कोई सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन पनिशमेंट 2 साल की है और 1 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना है। अच्छा, यहाँ पे ना कहीं पे ये नहीं दिया हुआ, इस एक्ट की पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, इस एक्ट में कहीं ये नहीं बताया कि कंप्लेंट कहाँ फाइल करोगे, एफआईआर करवाओगे या नहीं करवाओगे, क्या प्रोसीजर होगा इन्वेस्टिगेशन करने का, ठीक है। चलिए, पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए अगर आप कोई चीज पब्लिक कर रहे हो, है ना, नोइंगली जानबूझ के क्रिएट कर रहे हो, 2 साल की सजा है और 1 लाख रुपए का फाइन है। इंडिया से बाहर भी अप्लाई होता है, जो इनिशियली हमने पढ़ लिया था, कन्फिस्केशन जब्त किए जा सकते हैं, कंपनसेशन पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद पनिशमेंट। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस ये समझ लीजिए 77A, कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन की कंपाउंड कर सकती है ऑफेंसेस को, अदर देन ऑफेंसेस फॉर विच द पनिशमेंट फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 3 years, बस इनको छोड़ दीजिए। 3 साल से ज्यादा वाले और लाइफ वालों को कंपाउंडिंग नहीं किया जा सकता, बाकी सबको कर सकते हैं। 3 साल तक और 3 साल से कम वालों को कंपाउंड किया जा सकता है अंडर द आईटी एक्ट। सेम सीआरपीसी में जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस पढ़ते हो। 77 भी इंपॉर्टेंट है, ऑफेंसेस फॉर 3 years इम्प्रिजनमेंट बेलेबल। देखिए यहाँ पे बेलेबल और कॉग्निजेबल का कॉन्सेप्ट है, जो ऑफेंस पनिशमेंट है जिसकी इम्प्रिजनमेंट 3 साल है या 3 साल से ज्यादा है वो कॉग्निजेबल है, मतलब एफआईआर हो जाएगी पनिशमेंट के अकॉर्डिंग। 3 साल से ज्यादा वाले कॉग्निजेबल है, एफआईआर आप करवा दीजिएगा। एंड ऑफेंस जो पनिशमेंट है जिसकी 3 years तक की वो बेलेबल भी है। 3 साल से नीचे नॉन कॉग्निजेबल, 3 साल तक की पनिशमेंट है तो बेलेबल है, बेल बिल मिल जाएगी आपको। 78 भी एग्जाम में आता है, किसके पास पावर इन्वेस्टिगेट करने की। देखिए इंस्पेक्टर लेवल का इंसान जो है वही साइबर ऑफेंसेस या आईटी के जितने भी ऑफेंसेस है उनको इन्वेस्टिगेट करेगा। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की बस की बात नहीं, इतनी टेक्निकल चीजें हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे एक हायर ऑफिसर का नाम लिखा गया जिसका नाम है इंस्पेक्टर। एफआईआर करवाओ सीधा इंस्पेक्टर साहब जो इन्वेस्टिगेशन करेगी। लीजिए, ये जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 12, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इंटरमीडिएट लायबल है नहीं है। इसके बाद आपका मिसलेनियस आ जाते हैं, रूल्स बनाने की पावर है सरकार के पास, ठीक है। ये सारे सेक्शंस एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, कंट्रोलर पावर टू गिव डायरेक्शंस नहीं है, प्रोटेक्शन देखिए सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, है ना, जो भी लोग हैं सब पब्लिक सर्वेंट है। गुड फेथ में जो एक्शन ली जाएंगे वो प्रोटेक्टेड है सारे के सारे। मोर्स एंड मैटर, पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, सेम पनिशमेंट मिलेगी अगर आप अबैटमेंट भी करते हो, सेम पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंस की होती है। अटेम्प्ट में थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने वो किया हुआ है कि 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म आपको मिल जाएगी, अगर आपने अटेम्प्ट भी किया तो उसकी 1/2 मिल जाएगी। ऑफेंसेस बाय कंपनीज 85, छोटा सा एक्ट है, इसमें जितने क्वेश्चन है सारे ठीक हो सकते हैं आपके, राइट। सो अगर कंपनी लायबल होगी तो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जाएंगी अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली उसको पनिश किया जाएगा, जो भी उसके डायरेक्टर्स होंगे उनको। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी होगी 87 में, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बस खत्म हो गया एक्ट, इतना ही था हमारा एक्ट, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ये सारी पावर्स हैं, एडवाइजरी कमेटी, कंट्रोलर की पावर्स है, रेगुलेशंस, बस पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है रूल्स बनाने की। लेकिन इसका फर्स्ट शेड्यूल जरूर देख लेना बेटा, ये एग्जाम में आता है। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, इन चीजों पे अप्लाई नहीं होता। पहला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अदर देन एक चेक को छोड़ दीजिए जो सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया। पावर ऑफ अटॉर्नी पे अप्लाई नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। ट्रस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, विल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो सेल का कन्वीनियंस का बनाया गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या इंटरेस्ट क्रिएट किया गया किसी प्रॉपर्टी के अंदर, ये 5 चीजें हैं, ठीक है, जहां पे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप्लाई नहीं होता और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो शेड्यूल 1 है
ये याद रखनी है, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपका आईटी एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता है, राइट। अब आइए लास्ट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपको बता देता हूँ। सेक्शन 1-2 पूरा अच्छे से करें, 3-3A, लीगल एक्विजिशन 4-5, 9 भी पढ़ लेना, 10A, 14, 15, 17 कंट्रोलर, 32 display of license, 37, 38 suspension and revocation, 43, 43A, 44, 45, 48, 62 हाई कोर्ट में अपील जाएगी, फिर 60, ये तो पूरा ही चैप्टर कर लो बेटा, 65 से लेके 67 टी तक, 69A, 70A, 70B भी करो, हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, 75, 77, 77A, 77B, 78, 79, 84B, 84C and 85 and फर्स्ट स्केड्यूल। ठीक है, क्लियर। तो इसके साथ आपका जो है आईटी एक्ट हुआ समाप्त।